बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार कादमी और इमरान खान अब क्या प्लान कर रहे हैं। उनको ये नज़र आ गया है कि वो आर्मी एक्ट के तहत कन्विक्ट कर दिए जाएंगे, उनको फौजी अदालत में सज़ा सुनाई जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब वो अपनी बचत के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो उनके पास क्या रास्ता है? तो इस वक्त वो एक नया प्लान जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो प्लान क्या है वो आपको बताएंगे। हाँ साहब, अभी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में इसको एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी लड़ाई बता रहे हैं और बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने क्यों निकाला। ये इतराफ़ उन्होंने कर लिया, मान लिया पहली बार कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को हटाया, लेकिन उसके लिए अब उन्होंने एक वजह तलाश कर ली है। सबको मालूम है कि जनरल आसिम मुनीर को हटाने की बड़ी वजह यह थी कि जनरल आसिम मुनीर ने उनकी फैमिली की करप्शन के बारे में उनको आगाह किया था। ये बात जो है वो पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े अफराद को मालूम है, मीडिया पे बहुत बार आ चुका है, इसमें बहुत से व्लॉग हो चुके हैं। खुद पीटीआई के बहुत से लोग इस बात को मानते रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से उनके ख्यालात क्या थे और उन्होंने किस तरह जनरल बाजवा को कह के जनरल आसिम मुनीर को हटाया। लेकिन अब वो गैर मुल्की मीडिया को ये बता रहे हैं कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को इसलिए हटाया था कि उनके ज़माने में आईएसए की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने काबुल अफसर जनाब जनरल फैज़ हमीद को लगा दिया था। तो इसे कहते हैं ना, हाथ ना आई तू कौड़ी। ये एक और वो नई कहानी लेकर आए हैं और वो उसी किस्म की साजिशें कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए कहा था इमरान खान जो है उसके बारे में अगर कोई सोच रहा है ना कि वो मायूस है या वो पछतावे का शिकार है या वो सोच रहे कि उन्होंने फौज से पंगा क्यों लिया, तो ये उसकी सोच गलत है। इमरान खान साहब बिल्कुल इस किस्म का कोई सोच नहीं रखते। उनके ज़हन में ये बात आ ही नहीं रही, वो समा ही नहीं रही कि उनको इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया और निकालने वाली एस्टेब्लिशमेंट है। और इस वक्त वो एस्टेब्लिशमेंट के कपड़े फाड़ने को फिरते हैं कि वो उन्हें किसी तरह इक़्तिदार में ले आए या उनके साथ वो जफ्फी डाले और उनको दोबारा जो है वो उनकी पोजीशन पर वापस ले आए। वो इंटरनेशनल मीडिया पे थ्योरी दे रहे हैं, वो ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फौज ने ही निकाला, फौज ही अब उनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और अब भी उनको जो कॉर्नर किया जा रहा है, सो कॉल्ड उनके खिलाफ जो केसेस बनाए जा रहे हैं या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये सब फौज का किया धरा है। तो ये एक तो उनकी ये कॉन्स्पिरेसी वो इंटरनेशनल मीडिया में कर रहे हैं। इसके अलावा वो चूंकि घर बैठे हुए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कल डॉक्टर यास्मीन राशिद को बरी किया गया, तो आज उन्होंने उसके ऊपर एक अपने कारकुनों से खिताब भी किया है और ये कहा कि देखें मेरी पार्टी की लीडर तो बरी हो गई, तो इसका मतलब मेरी जमात तो इस मामले में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर मुझ पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा क्यों चलाया जा रहा है। हालांकि डॉक्टर यास्मीन राशिद जिस केस में बरी हुई है वो FIR थी जिसमें उनका नाम ही नहीं था। वो थाना सर्वर रोड में एक FIR काटी गई थी जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद का नाम नहीं था। वो 400 अफराद के नामालूम अफराद के खिलाफ काटी गई थी। उस केस में पुलिस ने उनको पेश कर दिया। ये पुलिस की नाकाश तफ्तीश है। अब उनको किसी और केस में जो जिनमें वो नॉमिनेट है उनकी वीडियो मौजूद है। आज पुलिस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसे बताया कि जनाब ये वो इसमें मुलव्वस है। इस बात से तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि बेगम यास्मीन राशिद जो है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन्होंने सारी कार्रवाई को लीड किया और कोर कमांडर हाउस के बाहर वो लोगों को लेकर पहुंची। अब ओके जी, मैं बाहर खड़ी थी, लोगों ने अंदर तोड़फोड़ की, तो ये तो कोई जवाब नहीं है ना। यानी आप सारे बदमाश ले जाए और बदमाश जो है वो किसी का घर मसमार कर दे, फायरिंग करके सारे घर वालों को मार दे और बदमाश कहे जी मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बाहर ही बैठा था, मैं तो गड्डी ही बैठा था, मैं तो 200 किलोमीटर दूर बैठा था। तो भाई प्लानर तो आप है, एग्जीक्यूटर तो आप है और ये बात सबको मालूम है। इकट्ठे होकर जाना, सारे कोर कमांडर हो सब इकट्ठे होकर जाना, अकेले अकेले ना जाना। तो जो औरत ये कह रही थी वो कैसे बाइज्जत बरी हो गई और जज पे जो है उसकी भी अकल पे मातम करना चाहिए। लेकिन उस जज के पास एक कानूनी जवाब तो है जो वो कह रहा है कि जनाब इस तरह इसका तो नाम ही नहीं है इस FIR के अंदर, तो आप इसको क्यों रिमांड बार बार क्लेम कर रहे हैं। तो अब जिस FIR में वो नॉमिनेटेड हैं उसके ऊपर उनको प्रेजेंट किया जाएगा और उनका रिमांड हासिल किया जाएगा। तो खान साहब ने इस पे अपना केस प्लीड कर दिया कि जनाब देखें मेरी यास्मीन राशिद बरी होगी तो मैं बरी हो गया। समझिए आप, यानी वो उस पर खेल रहे हैं। अब एक और खबर आपको बताएं चौधरी परवेज इलाही के हवाले से। चौधरी परवेज इलाही साहब जो है आज उनको कहते हैं ना बादल ना खास्ता, बड़ा दुखी दिल से अदालत ने उनको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेजा है, क्योंकि इससे पहले उनको अदालत 2 से 3 मरतबा बरी कर चुकी है। उन पर बड़े बड़े केस, जिस केस में एंटी करप्शन ने दिन रात एक करके उन्हें गिरफ्तार किया, वो अदालत ने उन्हें जनाब ये कह के बरी कर दिया। 10 सफ़ात का फैसला लिखा और ये लिखा कि जनाब साबिक वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं था।
तो क्या चौधरी साहब को, क्या मेरा मतलब है कि बैंड बाजे बारात के साथ उनको गिरफ्तार किया जाता, या उनके लिए पहले अखबार में रिक्वेस्ट की जाती कि चौधरी साहब हम आपको पकड़ने आ रहे हैं, बराए मेहरबानी गिरफ्तारी दे दे। चौधरी तो लुकिया सी, वो तो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे, वो तो घर में अपनी बहनों के घर में या पता नहीं किसके घर में छुपे हुए थे। पुलिस बार बार जा रही थी, उनकी जमानत मनसूख हो गई थी, लेकिन वो गिरफ्तारी नहीं दे रहे थे। तो जब उन्होंने फील्डिंग लगा के घर के बाहर से पकड़ लिया तो उस जज ने कह दिया जनाब ये तरीकेकार दुरुस्त नहीं। तो फिर और कौन सा तरीकेकार होता है, ये फिर जज साहब को बताना चाहिए कि पुलिस को कैसे मुलजम को गिरफ्तार करना चाहिए। उम्मीद है जज साहब जल्दी इसके ऊपर एक नोट जारी करेंगे कि वज़ीर आला को गिरफ्तार करने का तरीकेकार ये है कि जनाब फूलों के हार लेकर जाए जाएं, साथ कोई शहद के डब्बे, खजूरें, मिठाई का टोकरा ये लेकर जाया जाए, फिर कहा जाए कि जनाब गिरफ्तारी दे दें। तो ऐसे तो कोई गिरफ्तारी देता नहीं भाई, ना देगा पाकिस्तान के अंदर। तो वो वैसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, और ये नजर भी आ रहा है। अब चौधरी परवेज को जिला कचहरी लाहौर में आज पेश किया गया जाली भर्तियों के केस में, जहां उनको जुडिशियल कर दिया गया, और ये भी कई घंटों की, यानी पहले फैसला महफूज किया गया, फिर चौधरी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई। चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो पूरे मीडिया पे नशर की गई। यानी पीटीआई कहती है कि हमारे लोगों को टीवी में बैठने नहीं दिया जा रहा, हमारी हम पे पाबंदी है, नाम लेने पे पाबंदी है, खास सब के लिए ट्रेंड चल रहा कासम के अब्बा। तो कल तक जिस कौम को नहीं पता था ये किसका अब्बा है, हम तो समझते थे टैरियन का अब्बा है। अब कासम भी निकल आए हैं जो कि जमाइमा से उनके साहबजादे हैं, कासम और सुलेमान, वो उनके वारिस बन गए हैं। तो कासम जो है वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जानशीन, और पार्टी उसी को जानी है कासम। तो उन्होंने कासम को लॉन्च कर दिया, कासम के अब्बा। तो कासम के अब्बा के जो ट्रेंड चल रहा है इसलिए कि इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, तो कासम का अब्बा कह दें, कुछ और कह दें, चेयरमैन पीटीआई कह दें, जनाब कह दें, साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह दें, कुछ कह दें, इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी है। पीटीआई का नुक्ता नजर बयान करने पर पाबंदी है। लेकिन चौधरी पीटीआई का नुक्ता नजर भी बयान कर रहा था, और ये भी नारा लगा रहा था पीटीआई को मत छोड़ना, डटे रहना, साबित कदम रहना। तो यहाँ तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, यहाँ तो बल्कि फैसिलिटेट किया गया। और चौधरी परवेज उस वक्त तक नहीं बोले जब तक के तमाम चैनलों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कट नहीं की। फिर उनको बताया गया जी कट हो गए, तमाम टेलीविजन चैनल ऑन हो गए हैं और अब आप करें तकरीर। फिर उन्होंने कहा कि जनाब पीटीआई जिंदाबाद, और 100 मुकदमे भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इमरान के साथ हैं, हम फौज के साथ हैं। तो उन्होंने डट के जो है ना वो यानी प्रचार किया पीटीआई का, और ये जाहिर किया कि बड़े इनकलाबी लीडर हैं। अब लोग हैरान परेशान है कि ये कौन सी पीटीआई का लीडर है जो पूरी पीटीआई भागती फिर रही है, और ये अकेले चौधरी जो है बहादुर बन गया, जैसे सारी उम्र आगे दौड़ रही है, सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के जनाब इन्होंने बूट पॉलिश किए हैं, और इनकी सारी सियासत, सारी दौलत, सब कुछ इनका एस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। आज जितनी इनके पास मालो दौलत है, कोठियां, कारें, बंगले, ये सब एस्टेब्लिशमेंट की दर दौलत पे माथा रगड़ने से आई हैं। तो वो उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं गए जब इमरान खान पूरे जोरों पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, और किसी को जानवर कह रहा था, किसी को मीर जाफर कह रहा था, किसी को मीर सादक कह रहा था, उस वक्त भी खिलाफ नहीं गए। तो अब कैसे खिलाफ हो गए? तो ये खुद पीटीआई के लोग परेशान हैं, और वो कह रहे हैं चौधरी परवेज रॉन्ग नंबर है, इसको लीडर बनाया जा रहा है कि जी ये बड़ा बहादुर है, जेल काट रहा है, देखिए जेल जा रहा है, पीटीआई के नारे लगा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, ये तो डर ही नहीं रहा। इससे तो थी कि जैसे पकड़ा गया अगले दिन चौधरी परवेज टीवी पे आएंगे कि जनाब मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और मुझे बड़ा दुख हुआ 9 मई के वाकयात में। तो ऐसा तो कुछ नहीं, चौधरी साहब ने आगे कहा हाजी फौज दे नाल, हाजी इमरान खान दे नाल। तो ये जो उनका बयानिया है ना, ये यकीनी तौर पर किसी की मर्जी से नशर हुआ है, और फिर वो एक तीर से 2 शिकार हो गए हैं। पीटीआई वाले वसवसे का शिकार हो गए कि जनाब ये साढ़े नाल है कि नहीं है, और परवेज को भी फैसिलिटेट हो गया। परवेज जो है वो 14 दिन जेल में रह लेगा, तो वहाँ उनको बड़ी सहूलतें हैं। पंजाब के सारे डाकू जेल में हैं, और माशाल्लाह इमरान खान साहब इन्हें कहते थे पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, डाकुओं के सरदार हैं। तो सरदार जेल में जाएगा तो रिहाई तो पहले जेल में है। तो फिर ये 14 रोज अगर इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाता ना, तो एक आध रात जरा वो आजा मोरे बालमा वाली झलक कराई जाती, कम से कम एक आधा जो वो पुलिस सेल का डांट डपटी कर लेता, वो भी नहीं करने दी गई। तो फिर तो बंदा कहता है ना 100 मुकदमे कर दो, 1000 कर दो, जज भी साढ़े, मर्जी भी साड़ी, सारा कुछ साड़ा। जेल में उनको वीआईपी कमरा मिलेगा, और वो जेल में बैठ के एक हीरो के तौर पर उनको पेश किया जाएगा। और जो पीटीआई वाले वो कहते हैं जनाब ये इमरान खान को माइनस करके पार्टी या तो शाह महमूद कुरैशी को दी जाएगी या परवेज को दी जाएगी, इसलिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही।
और ये खुशी से जेलों में रह रहे हैं। अब मैं नहीं कहता ये वो कह रहे हैं, कहानियां तो बहुत सारी हैं। असलम इकबाल की एक कहानी है। असलम इकबाल साहब ने एक फरियाद की है, जनाब मेरे चारों भाई मेरे गिरफ्तार हो गए, उनके घरों पे छापे पड़ रहे हैं, मेरी भतीजी के ससुराल पे छापा पड़ा, मेरी बहन का जहेज लूट के ले गए, मेरे घर पे छापा बार बार पड़ रहा है, मेरी बूढ़ी वालदा जो है वो बेड रिडन है, उनको ऑक्सीजन लगी हुई है, उनके साथ जुल्म हुआ। और एक लंबी चौड़ी कहानी, दास्तान एक जुल्म की, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर आप सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए। सुना मैं इसलिए नहीं रहा हूं कि फिर वो माहौल बन जाएगा सोग हुआ। तो मैं को मोटी मोटी बात बता रहा हूं कि बड़ा जुल्म हुआ है और उसमें दुख भी हुआ है। लेकिन फिर आप कौन से सियासी रहनुमा हैं, आप कौन से लीडर हैं कि अपने सारे कारणों में फैंटी लगा रहे हो, पहना भी जलील करा रहे हो, भरा भी जलील करा रहे हो, भाइयों के आपके सबके बाईपास हुए हैं, किसी के स्टंट पड़े हैं, किसी का दिल नया लगा है और किसी का बच्चा माजूर है, किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है। तो आपको ऐसा कौन सा इनकलाब चढ़ा हुआ कि आप सबको फैंटी लगवा रहे हैं? आप खुद आए, सामने तफ्तीश हो, 4 दिन जेल में रहे, फैंटी खाएं अगर फैंटी पड़ रही है तो। वैसे तो पड़ नहीं रही, अभी तक तो कोई इतला नहीं फैंटी पड़ने की, कोई फैंटी वाली शक्ला नहीं किया। जब फैंटी पड़ती है ना तो शक्लें नजर आती हैं कि फैंटी पड़ी हुई है। अभी तो सिर्फ उनको सीधे सीधे मैसेज है कि भाई इधर या उधर, खत्म बात। ये पहले भी हो चुका है, कई सियासी जमातों के साथ हो चुका है। तो आप सिर्फ इस बात से बचने के लिए कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़े, तो आप अपने पूरे घर वालों को आपने तख्ता मश्क बनाया हुआ है। तो ऐसी सियासत पे तो लानत भेजनी चाहिए। एक वो लंदन में बैठा हुआ है राजा आदिल, वो आठा आंसू रो रहा है, मेरी मां ने चुक लिया। और यही वालदा उसको वीडियो पे मैसेज भेजी थी, बेटा डटे रहो, छोड़ना नहीं। तो बेटा डटा हुआ है तो वालदा भी डट जाए। अब वो बैठ के वहां पे चीखे मार रहा है, मेरी मां ने चुक लिया, मेरी मां ने चुक लिया। तो भाई आप जो पाकिस्तान के बच्चों को के ज़हन खराब कर रहे हैं, उनको जिस तरह जलील करा रहे हैं, उनके माँ बाप भी रो रहे हैं। उनके साथ भी यही कुछ हो चुका है, जिनके बच्चे नाकर्दा गुनाह और आपकी बदतरबियती की वजह से जेलों में घुसे हुए हैं। आपको समझ नहीं आई कि आप किस तरह की गालियां दे रहे हैं। किसी को आप कह रहे हैं हनी बनी, किसी को आप कह रहे हैं डल्टी हैरी, किसी को आप कुछ कह रहे हैं। तो आपकी जो जुबान है ना, उसने आपको इस अंजाम तक पहुंचाया। आपकी वालदा हमारी भी वालदा है। उस आपके इस अमल पे कि आपकी वालदा को उठाया गया, हम खुश नहीं है, लेकिन फिर हथा दी दितिया गंडा धंधा ना खोल लिया पैदिया ने। यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो जितने इनकलाबी हैं फिर म्यूजिक फेस करें, रोंदे का जैसे हो, या फिर 4-4 दिन के लिए जेल चले जाएं। अब पिछले जो दौर में जिन लोगों ने मुसीबतें सही हैं, जो जेलों में गए हैं, साल साल जेलों में रहे हैं, गुजारी है जेलें उन्होंने, तो आज उन पे बुरा वक्त टल गया। आज वो हुकूमत में है, कल आपको हुकूमत में, आप हुकूमत में आ जाएंगे, जेलें काटे ना। तो ये जो मीठा मीठा हप पप कड़वा कड़वा थू थू, अब आपको इंसानी हकूक याद आए थे, पहले कभी नहीं याद आए थे, अब बड़े याद आ रहे। फलान आइन कानून की बालादस्ती, आईनी हकूक। तो ये सारी बातें जो ना वैसे करने की होती हैं। टक्कर के लोग, टक्के के लोग निकल रहे हैं। हजारा डिवीजन में छापे पड़ रहे हैं, छापे तो हर जगह पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, क्या नाम बताएं, आप सारी खबरें आपके सामने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो भी 2 चीजें हैं, एक तो नई पार्टियां बन रही हैं। अब देखें, जिस केस में मियां असलम इकबाल का नाम है, उस केस में मुराद राज का भी नाम है, उस केस में यास्मीन राशिद का भी नाम है। यास्मीन राशिद बरी हो गई, चले सो कॉल्ड बरी, बरी तो है ना, उसका नाम नहीं था, बरी हो गई। मुराद राज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, वो भी बरी है, उसने सियासत से लातलगी का ऐलान किया। आज उसने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। तो वो जितने लोग पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं जी, हम सब मिलके एक हम ख्याल ग्रुप बना रहे हैं, उसका नाम है डेमोक्रेटिक। हम पीपल पार्टी में नहीं जाएंगे, काफ लीग में नहीं जाएंगे, नून लीग में नहीं जाएंगे। नून लीग तो वैसे ही जगह फुल है, उनकी बस में वैसे सवारियां पूरी हैं, वो तो लोग लटक रहे हैं, फिर भी वो मतलब लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल पार्टी की बस खाली है तो लोग धड़ चढ़ रहे हैं। पीपल पार्टी को साउथ पंजाब में बड़े लोग मिल गए हैं, माशाल्लाह। उनको पिछले इलेक्शन में पंजाब में इलेक्शन लड़ने के लिए बंदा नहीं मिल रहा था, लाहौर में उम्मीदवार पूरे नहीं थे। और अब माशाल्लाह 31 जून को या 21 जून को जरदारी साहब लाहौर में जलसा कर रहे हैं, क्योंकि उनके ख्याल में बड़ी सियासी कामयाबी मिली उन्हें। और जाहिर है जो लोग छोड़ के पीटीआई गए हैं और काफ लीग में नहीं, पीपल पार्टी में गए हैं, तो पीपल पार्टी का तो हौसला बड़ा है कि जी हमें कोई पंजाब में 4 सीटें मिल जाएंगी। और हम जो है वो अगर सिंध स्वीप कर गए और कुछ बलोचिस्तान में चांसेस उनके हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से कोई एक आध मिल गया, साउथ पंजाब मिल गया, तो एक पोजीशन में वो आ जाएंगे हुकूमत बनाने की, फेडरल गवर्नमेंट में। अब उन पे इतराज ये हो रहा है कि जनाब आपने वो पटे पे ना रहे हैं जरदारी साहब लोगों को,
तो उन पर ये इतराज है कि आप ये चुनिया क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये तो इमरान खान बनाया करता था, तो क्या करें, जरदारी सब का राखी बांध दें, टोपियां पहनाएं। टोपियां तो सबसे ज्यादा इमरान खान पहना चुका है, तो टोपियां तो पहना नहीं सकते। और चुनिया जो है वही बचती हैं पटा। और ये पटा पहनाने का मतलब ये कि भाई ये पटे वाले लोग हैं, इनको जब तक पटा नहीं पहनाएंगे ये काबू नहीं आएंगे। इनको जब दिया गया था मुस्लिम लीग नून में, उस वक्त भी इनका यही हाल था। फिर ये काफ लीग में गए तब भी हाल था, जब पीडीए में गए तो भी इनको पटे पहनाए गए। पटे पहनाए जाते हैं उन लोगों को जिनके बारे में पता हो कि ये पटे वाले लोग हैं, ये पालतू है। तो पालतू जानवरों को फिर अगर आपने रखना है संभाल के तो पटा पहनाए, वरना कोई चुके लगेगा। तो जरदारी साहब जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। 21 जून को वो लाहौर में जलसा कर रहे हैं बताने के लिए कि मैं जनाब बड़ा तगड़ा, मेरी कमबैक हो गया। और इसमें कोई शक नहीं कि पीपल पार्टी को उस तोड़फोड़ का फायदा हो रहा है। वैसे तो ये सारे स्प्लिंटर ग्रुप है, छोटे छोटे ग्रुप है। अब जहांगीर तरीन ने भी अपनी पार्टी बना ली है, वो पाकिस्तान इंसाफ ग्रुप और अवाम दोस्त पार्टी, ये दो नाम उन्होंने रखे हैं। वैसे तो उनका नाम होना चाहिए था शुगर माफिया, चीनी माफिया, चीनी कम, मीठा चोर, नहीं मीठे का शिकारी। ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान में चीनी का बहरान पैदा किया, आटे का बहरान पैदा किया। चीनी 35 रुपए किलो थी, इसकी मेहरबानी से 110 रुपए 130 रुपए किलो गई। तो ये पाकिस्तान की सियासत के मदारुल महाम बनेंगे, यानी एक चोर छड़िए दूसरे को गले ला लिए, इमरान तो जान छुड़ाइए तो किसी और को गले लगा लें। तो ये सारे वो लोग हैं। अच्छा, ये लोग इमरान खान के साथ भी गए थे, तो बदकिस्मती से इनके पास ऐसे ही लोग हैं। तो इनको एक ही जगह पे रहना चाहिए, आइदर विद इमरान खान, आइदर विद जहांगीर तरीन। तो पता चले कि हाँ ये वाला ग्रुप जो है ये वाला कल्प्रेट ग्रुप है। तो बरादर आसर ने पार्टी बना ली डेमोक्रेटिक, उसमें हाशिम डोगर, कर्नल हाशिम डोगर जो पंजाब के वज़ीर अदालत थे, अब वो उसके हेड हो गए हैं। तो एक पार्टी वो होती है, छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं। ये जो खान साहब का जो 2/3 मेजोरिटी वाला फार्मूला था ना, उसकी फीती हो गई है। खान को आ जाके वही 25-30 सीटें हैं जो कि उसी 2013 में थी, वो शायद मिल जाए। कराची तो उनका वैसे ही हाथ से निकल गया, जो जितने लोग एस्टेब्लिशमेंट दिए थे सारे विड्रॉ हो गए, और उनको बता दिया गया कि अगर हम तुम्हें जिता सकते हैं इमरान खान के साथ तो उसके बगैर भी जिता सकते हैं। तो वो सारे बड़े सुकून में हैं। तो कराची फारग, साउथ पंजाब फारग, पीछे गिरा गया इमरान खान। केपी के में भी बारी अभी शुरू होने वाली, बल सफाई हो रही है, सिर्फ छापे पड़ने हैं। अभी जरा काम शुरू है वहां पे, और ये ऑलरेडी डालने हैं। उमर यूब मेरे घर पे छापा, मोमना बासद, अली जतून, उस्मा रियाज जतून, छापे पड़े हैं जगह जगह। तो ये पार्टियां बन रही है। अब जो मेन स्टोरी है, इस प्रोग्राम में इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि इससे पहले जो प्रोग्राम किया वो टेक्निकल रीजन पे खराब हो गया, तो ये जरा ताखीर से आपको मिलेगा। ये आजकल मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, फिर कभी जिक्र करेंगे क्यों हो रहा है। मेरी अपनी गलती, वैसे मेरे खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। अब कराची में मेयर का मुकाबला होने वाला है। पीटीआई सपोर्ट कर रही है जमात इस्लामी को। वैसे जमात इस्लामी के बारे में किसी सियाने ने कहा है कि हमेशा देखो जमात इस्लामी जिसके साथ खड़ी है ना, तो उसके मुखालिफ खड़े हो जाओ, क्योंकि जमात इस्लामी हमेशा सही मौके पे गलत कार्ड खेलती है। तो इस वक्त जब पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मातूब तरीन जमात है, जिसके ऊपर ये उनको भी पता है कि 9 मई के वाकयात का इल्ज़ाम है, तो उसके साथ इत्तेहाद कर कराची में हुकूमत बनाना ये मजाक नहीं तो और क्या। कल को ये जमात बैन हो जाती है, इसके लोग बैन हो जाते हैं, तो जमात इस्लामी की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। लेकिन बहरहाल वो इत्तेहाद करके बनाना चाहते हैं हुकूमत, क्योंकि पीपल पार्टी को मेयरशिप ना मिले। वैसे तो इनको डिप्टी मेयरशिप मिल जाती तो ये गनीमत थी, ये आगे सियासत कर सकते थे, गैप फिल कर सकते थे। लेकिन अकल जड़ी है ना, वो बाजारों तो बोल नहीं मिलती, वरना इनको लेके दी जाती। खवातीन की नशिस्तें, लेबर कैटेगरी, अकलियत और माजूरों की नशिस्तें, अब ये सारी मिला के जो केएमसी में टोटल नशिस्तें बनती है ना, मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल पार्टी की टोटल तादाद होगी 155, जमात इस्लामी की होगी 130, तहरीक इंसाफ की है 62, मुस्लिम लीग नून की है 14, जेयूआई की 4 और टीएलपी की है 1 नशिस्त। तो 367 में से 366 का इंतखाब हो चुका है। अब एक का नशिस्त है जो कि मामला अदालत में है। तो 179 वोट चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। तो उसमें 130 और 162 ये तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की अगर मिला ली जाए तो ये सीटें बन जाती हैं 192, जो कि मेजॉरिटी बनती है और मेयर इनका हो सकता है। और जो पीपल पार्टी है वो 155 और 14 सीटें नून लीग की मिलाएं तो ये बन जाती है 169, जेयूआई की 4 मिलाएं तो ये 173 और टीएलपी की 174। तो 174 वर्सेस 192। तो इसमें जो पोजीशन है इस वक्त वो जमात इस्लामी की है कि वो कराची में अपना मेयर ले आएगी।
लेकिन ये वो मेयर होगा जिसके पास ना फंड होंगे, ना ही कराची के लिए कुछ कर सकेगा, ना कराची वालों को फायदा होगा। ये गुनाह बेलज्जत करने जा रही जमात इस्लामी। सियासत में सबसे ज्यादा हिकमत जो है वो जरूरी होती है, जिससे ये पैदल हैं। अगर थोड़े समझदार होते तो इनको चाहिए था कि पीपल पार्टी के साथ काम करते, ताकि कल को इनकी भी कोई अपने हल्कों में जहाँ ये काम करना चाहते हैं और ज्यादा पजीराई होती, और ये सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन में भी जा सकते। इसके बाद तो इनके पास गुंजाइश ही नहीं रह जानी। जिस तरह की फजा चल रही है कि जो पीटीआई के ये जो 60 लोग हैं, 62 लोग, ये क्या जमात इस्लामी के साथ सारे चले जाएंगे, या इनमें से भी कुछ जो है वो तौबा ताइब करके सज्जे खबे हो जाएंगे। इनको पकड़ के रखना जो है वो जमात इस्लामी के लिए बड़ा इम्तिहान है। तो इस वजह से पीपल पार्टी भी दावा कर रही है कि मेयर साडा आएगा, हमारा मेयर होगा, तो मुमकिन है कि ये इसमें तो तोड़ फोड़ होगी पीटीआई के वोट में, उसका जमात इस्लामी को नुकसान होना। खान साहब का प्लान बताया जी। खान साहब का प्लान क्या? खान साहब इस वक्त कर रहे हैं जेन साजी, जो उन्होंने पहले की। पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के नौजवानों को, औरतों को, 2 सेक्शन थे जिनको इन्होंने जमान पार्क बुला बुला के तरबियत दी। आपने वो देखी होगी इनकी वीडियो, जो हाथ खड़ा करके वो ओथ लेते थे खवातीन से, बच्चों से। ये इन्होंने कई रोज तक किया। ये सारे वो लोग थे जो बाद में जिनकी तरबियत की गई और ये 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व पाए गए। लोगों को शायद याद नहीं है, और खान साहब इस बात को इग्नोर करते हैं कि उन्होंने किस तरह लोगों की जेन साजी की है। 14 महीने में से अगर आप 10 महीने भी लगाएं तो उन्होंने कम से कम इस बात पर लगाए हैं कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और 10 महीने में अगर आप साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 300 दिनों में भी इन्होंने अगर रोज के 50 लोग भी ट्रेन किए होंगे, तो फिर आप जरा गिनती गिन लें कि कितने लोगों ने ट्रेन किए, जिन्होंने बैक वक्त पाकिस्तान के तमाम जो मिलिट्री की बड़ी इमारतें उनको पर हमला किया। जीएचक्यू से बड़ी इमारत तो कोई नहीं है, आईएसए के दफ्तर से बड़ी इमारत तो कोई नहीं है। आपपारा जो ऑफिस है, फिर फैसलाबाद में जो ऑफिस है, लाहौर में जो ऑफिस है, फिर लाहौर का कोर कमांडर हाउस, पेशावर का कोर कमांडर हाउस, तो ये सारे बड़े मियाँवाली का जो एयर बेस था जहां उन्होंने त्यारे जलाने की कोशिश की, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। अब वो चूंकि उनके ऊपर भी हाथ नहीं पड़ा और उनको लग रहा है उनके पास टाइम है, तो उन्होंने वकीलों को पकड़ लिया। अब वो जो साजिश है वो ये कि ये वकला की तहरीक चलाना चाहते हैं। इनको पता था कि मैंने पकड़े जाना है, तो उससे पहले तेजी से रोजाना वकला को बुलाते हैं, बारबी को खिलाते हैं और उनको जनाब बता रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। चूंकि वकील है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो जल्दी बात समझते हैं कि यार रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ के लिए वो मिसाल देते हैं कि देखिए इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए। तो जिस कोर्ट में आप हैं, जिसके आप यानी जो आपका डोमेन है, वकील का डोमेन कोर्ट ही होता है, तो अगर आपकी अदालत के फैसले कोई नहीं मान, फिर तो आप जीरो हैं। तो ये बात उनका दिल को लग रही है। ये वो पिछली पढ़ाई की तरह ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं वकीलों को, और वकील हंसी खुशी ट्यूशन पढ़ रहे हैं। और इम्कान इस बात का है कि वो जल्द एक तहरीक चलाएंगे। छोटे छोटे बार्स के सदूर को बुला रहे हैं, बड़े बार्स के सबको मिला के उन्होंने पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया है। और इसके जो रूह रवा है वो है साकिब निसार साहब और एतजाज अहसन साहब। पिछली दफ़ा साकिब निसार साहब गाड़ी एतजाज ड्राइव कर रहे थे गाड़ी जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की। इस मरतबा वो ड्राइव करेंगे जस्टिस साकिब निसार की गाड़ी। लेकिन इसमें एक और एहतमाल ये है कि इसमें मौजूदा चीफ जस्टिस का भी कोई किरदार हो सकता है। ये उनके नाम पर तहरीक चलाई जा सकती है कि उनकी बहाली या अदलिया की बहाली, कानून की बालादस्ती। तो ये इन्होंने ईद के बाद चलानी है, तैयारी इनकी पूरी है। और अभी मुझे नहीं पता, एजेंसियों को लोग कहते हैं यार आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो एजेंसियों को नहीं इसका पता। भाई एजेंसियों को अगर पता होता तो इमरान खान अपनी गड्डी च बंदे पा के शौकत खानम लेके जाता रात में, जो सारे उसके घर में छुपे हुए थे। मैंने बताया कि जनाब ऐसा हो चुका है, किसी के कान पे जू नहीं लूंगी, लेकिन समझ सबको आ गई थी। अगले दिन गए पकड़ने के लिए, उससे पहले गए थे तलाशी लेने के लिए, वो इमरान ने लेने नहीं दी। उसके बाद कभी गई पुलिस तलाशी लेने के लिए? नहीं गई। पता चल गया सबको कि जनाब हाथ हो गया। तो इसी तरह ये इनका इतना लेवल है हमारी इंफॉर्मेशन एजेंसियों का कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि इमरान खान वकीलों ने रोज बुला के करदा किए। वैसे तो मुझे पता है कि एहसास इदारे आसपास हैं, वकीलों के रूप में भी होंगे, रिपोर्ट पहुंच रही होगी, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रही कि इमरान खान जो लेक्चर दे रहा है वो ये लेक्चर नहीं दे रहा कि बंदूक कर दो तो गोली मार दो। वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, जंगल का कानून है और इस मुल्क की हिफाजत हमेशा वकीलों ने की है। वकीलों ने मुल्क बनाया, भाई ना कहना काफी होता है। अगला
पूछल से खड़ा हो जाएगा, बस काम खत्म। तो आज के लिए इतना ही, उनकी ये साजिश मैंने बता दी है। कल को अगर ये कुछ होता है तो फिर ये बात ऑन रिकॉर्ड रहे कि मैंने ये आपको पहले बता दिया है। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।